जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम आपके लिए कराने वाले हैं आज एमए पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ईयर का छठा पेपर। कौन सा? एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का छठा पेपर, जिसका साथियों बुक का नाम है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। क्या? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। और साथियों इसमें हम आपके लिए छठी यूनिट कराने वाले हैं। इससे पहले साथियों हमने 5 यूनिट की वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो साथियों आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए साथियों बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस कोर्स 6, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। लेटेस्ट सिलेबस एंसेंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसका साथियों पेपर कोड है G273। G273 पेपर कोड है। और साथियों ये आपका छठा पेपर है। इसमें साथियों आज हम आपको 2 क्वेश्चन कराने वाले हैं। कितने? 2 क्वेश्चन कराने वाले हैं। और साथियों इससे पहले हमने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं इस पेपर के। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनिट 6 यानी जैन एवं बौद्ध साहित्य, इसमें से हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। 19वां, टिप्पणी लिखिए जैन राजनीतिक चिंतन। किसकी? जैन राजनीतिक चिंतन की टिप्पणी लिखिए। तो देखते हैं। पहला, गणराज्य। इस काल की गणराज्य शासन प्रणाली जनतंत्रात्मक थी तथा उसके निश्चित नियम थे, मनमानी के लिए स्थान नहीं था। इसके मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। गण प्रमुख। लिच्छवियों में गण प्रमुख राजा कहलाता था, उसका चुनाव होता था। इसमें राज्य के 7,707 सदस्य भाग लेते थे। गण प्रमुख के लिए राजा नाम व्यापक रूप से व्यवहृत होता था। राजा का राजतिलक किया जाता था। दूसरा, राजा की कार्यकारिणी। राजा की सहायता के लिए उच्च अधिकारियों की कार्यकारिणी सीमित होती थी, जिसमें उपराजा, सेनापति, भंडारिक, विनिश्चय, महामात्य, पुलिस अधिकारी, व्यवहारिक न्यायाधीश आदि होते थे। साथियों हम आपको बता दें, साथियों जो क्वेश्चन आता है ना कि टिप्पणी करिए, इसमें हम वही करा रहे हैं जो लास्ट में 10वां क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। तो साथियों इस वीडियो में हम आपके लिए 5 या 4 टिप्पणी कराएंगे, उसमें से आपको 2 देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर महाजन ने राजा की कार्यकारिणी में उपरोक्त प्रथम 4, आगे देखते हैं, उपरोक्त 4 अधिकारियों का होना माना है। कार्यकारिणी का अध्यक्ष राजा होता था। केंद्रीय सभा। लिच्छवी राज्य में केंद्रीय सदस्यों की संख्या 7,707 होती थी। वे सभी स्वयं को राजा कहते थे। डॉक्टर बिमल चंद्र पांडे के अनुसार इसका तात्पर्य यह था कि सभा के सदस्यों का स्तर समान था। राजा आधुनिक प्रधानमंत्री के समान बराबर बालों में प्रथम यानी फर्स्ट एमंग इक्वल्स होता था। सभा लगभग सभी राज्यों में होती थी। सदस्यों के चुनाव के नियमों में कुछ अंतर होता था। दूसरा, गणराज्यों की कार्यप्रणाली। उस समय गणराज्यों में एक निश्चित कार्यप्रणाली विकसित हो गई थी। डॉक्टर बिमल चंद्र पांडे ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। पहला, सभा का प्रधान सभा द्वारा चुना जाता था, उसे विनयकर कहते थे। वह सभा की व्यवस्था करता था। प्रत्येक प्रस्ताव विचार हेतु सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। इसे रॉप्ती कहते हैं। क्या? रॉप्ती कहते थे। आगे, इसके बाद उस राप्ती का वाचन होता था, जिसे अनुच्छावन कहते थे।
निर्णय बहुत के आधार पर निर्णय बहुमत के आधार पर होते थे। लास्टवा विवादग्रस्त मामलों को समितियों को सौंप दिया जाता था, यानी विवादग्रस्त मामलों को समितियों को सौंप दिया जाता था। तीसरा, न्यायिक व्यवस्था। इन गणराज्यों में राजा सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता था। उसकी सहायता के लिए अन्य न्यायालय होते थे। निर्णयों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था। आगे देखते हैं साथियों। रखा जाता था के आधार पर किया जाता था। इस प्रकार 7 न्यायाधीशों द्वारा दोषी पाए जाने पर ही कोई अपराधी दंडित होता था। बौद्धकालीन विभिन्न गणराज्यों द्वारा अपनाई गई शासन व्यवस्था के आधार यानी अध्ययन के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि गणराज्यों में भी शासन के विभिन्न रूप देखने को मिलते थे। गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाया गया था तथा ऐसी भी व्यवस्था की गई थी जिससे शासन व्यवस्था के निरंकुश होने की संभावना समाप्त हो गई। शासन में सहभागिता को भी सुनिश्चित किया गया था। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी मेरठ से 2020 में पूछा गया, CCS में 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बौद्ध साहित्य प्राचीन भारत में राज्य के कार्य मनुस्मृति की विषय वस्तु। इसको देखते हैं साथियों। सबसे पहले देखते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के 3 प्रमुख ग्रंथ जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं, सुत्तपिटक, धम्मपिटक और विनय पिटक हैं। इनमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को दृष्टांत देकर समझाया गया है। अतः इनमें तत्कालीन व्यक्तियों, स्थानों तथा राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है, जिनका अपने समय के ऐतिहासिक घटना चक्र से घनिष्ठ संबंध था। इसी प्रकार निकाय एवं जातक ग्रंथों में काल्पनिकता के बावजूद तत्कालीन और पूर्ववर्ती समाज का चित्रण है। ये ग्रंथ ईसा से 600 वर्ष पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी के अंत तक के प्रचलित अंधविश्वासों, रीति रिवाजों और घटनाक्रमों पर उपयोगी प्रकाश डालते हैं। उपयोगी प्रकाश डालते हैं। मिलिंद पनह, जिसमें बैक्टीरिया के शासक मेनांडर और तत्कालीन बौद्ध विद्वान नागसेन का वार्तालाप है। बुद्ध घोष की समंतपादिका और लंका के ऐतिहासिक ग्रंथ के दीपवंश तथा महावंश भी उल्लेखनीय है। अंतिम 2 ग्रंथों से मौर्यकाल और उससे पहले के इतिहास का पता चलता है। बौद्धों के कुछ ग्रंथ संस्कृत जैसे दिव्यावदान, ललित विस्तार, महावस्तु, मंजूश्री, मूलकल्प आदि। आगे देखते हैं। दिव्यावदान में 2 अवयव अशोक और कुणाल से संबंध है। मंजूश्री मूलकल्प प्राचीन राजवंशों का संक्षिप्त इतिहास है। इनके अतिरिक्त अन्य बौद्ध ग्रंथ भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें नागार्जुन का माध्यमिका सूत्र एवं सतसहस्त्रिका वसुंध बौद्ध ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है, जिनमें नागार्जुन एवं माध्यमिका सूत्र एवं
सत सहस्त्री का वसुबंधु का धर्मकोश तथा अश्वघोष धर्मघोष कोश एवं अश्वघोष के बुद्ध चरित्र उल्लेखनीय है। सेकंड पॉइंट, प्राचीन भारत में राज्य के कार्य। प्राचीन हिंदू आचार्य ने राज्य के विभिन्न उद्देश्यों पर विचार करने के साथ साथ इस बात पर भी विचार किया है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य कौन कौन से कार्य संपन्न करे। इन आचरणों के द्वारा राज्य के कार्यों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में उन समस्त आवश्यक कार्यों को रखा गया जो समाज के संगठन के लिए नितांत आवश्यक थे। इस दृष्टि से बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा, प्रजा के जान और माल की रक्षा, राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखना तथा न्याय का प्रबंध आदि कार्य राज्य के लिए आवश्यक सिद्ध किए गए। दूसरे भाग में उन ऐच्छिक कार्यों को रखा गया, कौन से? प्रबंध आदि कार्य राज्य के लिए आवश्यक सिद्ध किए गए। दूसरे भाग में उन ऐच्छिक कार्यों को रखा गया जो लोकहित की दृष्टि से उपयोगी तथा वांछनीय तो थे, किंतु उनको संपन्न करना राज्य की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया। इस श्रेणी में शिक्षा व्यवस्था की रक्षा, व्यवसाय, दीनहीनों की देखरेख आदि कार्यों को रखा गया। इन दोनों प्रकार के कार्यों में से प्राचीन भारतीय ने राज्य को केवल आवश्यक कार्य सौंपना अधिक उपयुक्त समझा। वैदिक काल के प्राप्त प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय का कार्य मुख्य रूप से बाहरी शत्रु का प्रतिकार करने और आंतरिक व्यवस्था तथा सामाजिक परंपराओं की रक्षा करने से ही संबंधित था। उस समय राजा धर्म और न्याय की रक्षा करने वाला था। किसकी? न्याय की रक्षा करने वाला था, किंतु उसका स्वामी नहीं था। धर्म और न्याय का रूप उसकी सीमाओं से बाहर था और वह स्वयं भी उनके बंधनों से अछूता नहीं था। महाभारत एवं अर्थशास्त्र में राज्य के जिस कार्य क्षेत्र का उल्लेख प्राप्त होता है उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य का कार्य क्षेत्र क्रम से बढ़ने लगा था। प्राचीन भारत में राज्य को जो कार्य सौंपे गए उनकी प्रकृति एवं दूसरे पर अवलंबित थी और इस दृष्टि से एक कार्य को संपन्न न करने पर दूसरे कार्य की संपन्नता के मार्ग में बाधा आती है। अगला पॉइंट साथियों, राज्य का सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य यह माना गया था कि वह समाज के सब लोगों को वर्णाश्रम धर्म के पालन की ओर प्रेरित करें। जब सब लोग स्वधर्म का पालन करेंगे तब स्वर्ग की प्राप्ति और मोक्ष की साधन संभव थी। राज्य का दूसरा कार्य अधर्मियों को दंड देना और धर्मशील व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करना था। राज्य का तीसरा कार्य था कि वह समाज व्यवस्था के लिए बनाए गए विभिन्न नियमों का पालन कराएं और जो लोग उनका पालन न करें उनको दंड दें। राज्य का चौथा कार्य विभिन्न नियमों का पालन कराएं। चौथा कार्य साथियों स्थापित नियमों की व्याख्या करता था। इस व्याख्या के द्वारा ही वह धर्म और अधर्म भेद करने की चेष्टा करता था। अधार्मिक कृत्य करने पर एक व्यक्ति को प्रायश्चित करना चाहिए, इसका निर्णय भी राज्य के
व्याख्याकारों द्वारा किया जाता था। यदि कोई व्यक्ति प्रायश्चित न करे तो उसके कितना दंड दिया कौन, यह निर्णय भी राज्य ही लेता था। राज्य का पांचवा कार्य था कि वह व्यवहार के नियमों के अनुसार न्याय व्यवस्था की स्थापना करे। राजा का एक अन्य कार्य समाज के आध्यात्मिक जीवन में सहयोग देना बताया गया, जिसके अनुसार उसे मंदिरों का निर्माण करना चाहिए, समाज के उत्सवों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, देवताओं की पूजा और धार्मिक उपयोग की वस्तु पर कर नहीं लेना चाहिए। राजा के जो विभिन्न कार्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों में बतलाए गए उनमें शब्दों और वर्णों का भेद आवश्यक है, किंतु मौलिक रूप से वे सभी एक जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं महाभारत ने राज्य कार्यों के मनुष्य जीवन के धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक सभी पहलुओं पर व्याप्त माना है। उस समय राज्य को न तो एक आवश्यक बुराई माना जाता था और न ही उसका कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात मानकर उन्हें कम करने का प्रयास किया जाता था। राज्य के कार्यक्षेत्र में मनुष्य के लोक और परलोक दोनों को ही समाहित किया जाता था। राजा का यह कार्य था कि वह सभी धर्म संप्रदायों को उनके मत पर चलने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करें, समाज को सत्य धर्म के पथ पर चलाए, समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करें। आगे विद्वानों एवं कलाकारों को सहायता दे, शिक्षण संस्थाओं को सहायता देकर ज्ञान और विज्ञान की अभिवृद्धि करे, समाज के उपयोग के लिए धर्मशाला, चिकित्सालय आदि स्थल बनाए। इन सब के अतिरिक्त आकार भूल यानी भूकंप, महामारी, बाढ़ आदि भौतिक संकटों से मनुष्य की रक्षा करे। राज्य का कार्य नई बस्तियां बसाना तथा देश के विभिन्न भागों में जनसंख्या का यथोचित नियोजन करना था। राज्य का यह कर्तव्य माना जाता था कि वह उपयोग एवं व्यवसाय को सहयोग प्रदान करे। समाज में अनैतिक व्यवहार रोकने के लिए राजा द्वारा मंदिरालयों, जुआरघरों और वेश्यागृहों की देखरेख के लिए विभिन्न अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अगला पॉइंट, मनुस्मृति की विषय वस्तु। क्या मनुस्मृति की विषय वस्तु प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विचारों और संस्थाओं पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ में मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति का विशेष महत्व है। इन दोनों ग्रंथों में जो राजनीतिक एवं सामाजिक विचार दिए गए हैं उन पर प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों, समितियों और अर्थशास्त्र का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। हिंदू कानूनी साहित्य 3 वर्गों में विभाजित है, धर्मशास्त्र तथा टीकाकरण। इनमें धर्मशास्त्र का अधिक महत्व है और इन अर्थशास्त्रों में मनुस्मृति का अधिक सर्वोपरि है। मनुस्मृति को हिंदू कानून की संपूर्ण पद्धति की आधारशिला माना जाता था तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में उल्लिखित कानून भी बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए मान्य है। इन दोनों ग्रंथों की रचना कब हुई विवादास्पद है। पाश्चात्य और पूर्ववर्ती लेखकों का यह मत है, उचित लगता है कि मनुस्मृति की रचना ईसा से 2 शताब्दी पूर्व तथा 2 शताब्दी पर बाद के बीच के युग में हुई। याज्ञवल्क्य स्मृति का रचना काल लगभग 150 और 250 ईसा के मध्य माना जाता है। मनुस्मृति हिंदू कानून का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। परंपरा के अनुसार बिंदुओं ने मनु
को प्रथम विधिवेता और प्राचीनतम भारतीय राजाओं में प्रथम माना। तथापि डॉक्टर मैकेंजी ब्राउन जैसे विचारकों का यह भी दृष्टिकोण है कि मनु कोई व्यक्ति विशेष नहीं हुआ था, यह तो एक उपाधि थी जो महान विधिवेत्ताओं की प्राचीन काल में दी गई थी। मनु साहित्य में के वास्तविक रचनाकारों ने उसमें निहित विधियों को अधिकारपूर्ण बनाने के लिए मनु नाम धारण कर लिया। मनुस्मृति में उपलब्ध सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का विश्लेषण करना भी संगोपांग ध्येय है। अगला पॉइंट साथियों, संगोपांग ध्येय है। यह विश्वास है कि मनु के वचन अथवा श्लोक अति प्राचीन हैं, तथापि समय बीतने के साथ उनमें जोड़ तोड़ किए जाते रहे और वर्तमान में जो मनुस्मृति उपलब्ध है यह संभव बहुत बार की रचना है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार मनुस्मृति बौद्ध युग के बाद की रचना मानी जानी चाहिए। स्मृतियों में समाज, राज्य राजा शासन, न्याय व्यवस्था पर राष्ट्र संबंध आदि पर काफी लिखा गया है। यह हमारे अध्ययन का क्षेत्र दोनों स्मृतियों से प्राप्त सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों और संस्थाओं तक ही सीमित है। ये साथियों आज हमने इसके 2 क्वेश्चन कराए। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, यहीं तक, धन्यवाद।